विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे विटामिन। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़े थे, जो वसा के अंदर घुलनशील है। उन विटामिनों की हमने चर्चा की थी। तो हमने ये फैट सोल्यूबल विटामिन हमने पढ़े थे ADE, और इसको आपको हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि वसा में कीड़ा, इसी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। तो हमने चारों विटामिनों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, और रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से इसको समझ कर याद कर सकते हो। इसको हमने रेटिनॉल कहा था, डी का रासायनिक नाम हमने कैल्सीफेरोल कहा था, ई को हमने टोकोफेरोल कहा था, और के को हमने फाइलोक्विनोन कहा था। तो इन चारों बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसके बारे में हम एक वीडियो में बहुत सारे इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आए हुए हैं या परीक्षा की दृष्टि से, तो वो भी अपन देखेंगे। जैसे मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर करने के लिए दे सकता हूँ। जैसे एक चावल है गोल्डन राइस, इस गोल्डन राइस से आखिर क्या मिलता है? तो इसकी आप एक खोज कीजिएगा, इसको सर्च कीजिएगा, और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। एक विटामिन है कि जो नपुंसकता को रोकने का काम करता है, वो विटामिन कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में एक विटामिन हम ये बोले थे कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित नहीं होता, शरीर में संचित नहीं होता, वो विटामिन कौन सा है? तो उसकी आपको सर्च करना है और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। एक इसके बारे में ये प्रश्न हो सकता है कि शरीर की संक्रमण से सुरक्षा या रोगों से बचाव की सुरक्षा कौन सा विटामिन करता है? तो इन चारों के उत्तर है वो इन चारों विटामिनों में से होंगे। तो आप ज़रूर इनकी चर्चा कीजिएगा। बाकी हम इनकी चर्चा आगे ज़रूर करेंगे एक वीडियो में। तो कोई गोल्डन राइस है, ये एक चावल की किस्म है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है। तो वो इसमें क्या है, वो कौन सा विटामिन इससे मिलता है, वो आप खोजिएगा। तो चारों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। आज अपन पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, जिनको अपन बोलेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। और ये दो प्रकार के हैं, जिनको विटामिन बी, इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बी विटामिन्स पाए जाते हैं, तो सभी को मिलाकर इनको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और एक आ गया विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में जैसे B1 आता है, B2 अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे एक B3 विटामिन आता है, इसके अलावा जैसे एक B5 विटामिन आता है, इसके अलावा B6 आता है, B7 आता है, या इसमें B8 आता है, B9 आता है, और B12 है। ये कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन है। इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एक जो विटामिन सी है, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, वो एक विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो इन बी सभी को, ये बहुत सारे हैं, तो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं बी विटामिन, तो इनको हम सभी को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहेंगे बी विटामिन। तो इसमें ये बी जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, वो सारी बात पढ़ेंगे। तो एक जनरल अगर अपन देखें तो जो बी विटामिन्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारे शरीर को पावर प्रदान करने का काम करता है, एक तरह से शक्ति प्रदान करने का काम करता है, प्रदान करने का कार्य करता है। इससे क्या होता है? हमारे शरीर में स्फूर्ति रहती है, थकावट नहीं होती है, हम अच्छी तरह से मन लगाकर हम काम कर पाते हैं। हमारी शरीर है वो एक्टिव रहता है, चुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण। वो ये करता क्या है कि जैसे मुख्य रूप से जो ये हमारा पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र को ये मजबूत बनाता है। और जब हमारा पाचन तंत्र अगर मजबूत रहेगा, तो पाचन तंत्र अगर हमारा मजबूत रहता है, तो होगा क्या
कि हमें जैसे भूख अच्छी लगेगी, भूख अच्छी लगना। और भूख जब बहुत हमें अच्छी लगती है तो हम अच्छी मात्रा में भोजन करेंगे और उस भोजन हमारे शरीर को प्राप्त हो जाएगा। तो इस भोजन में बहुत सारे घटक होंगे जो शरीर को मिलेंगे, और शरीर को मिलेंगे तो शरीर में एक शक्ति का संचार होगा। तो इस तरह से ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये हमारे शरीर को पावर प्रदान करते हैं और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तो हमारा शरीर नॉर्मली है वो अच्छी तरह से चलता है। लेकिन जब अगर इसकी कमी होती है तो कमी से क्या होता है, शरीर है में बहुत बहुत सारे रोग हो जाते हैं। बहुत सारे रोग जिसे हम क्या कहेंगे, रोगों का एक घर बन जाता है जब बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने लगती है। अगर हम इसकी सबसे मुख्य स्रोत की बात करें जो प्रत्येक इंसान को इस धरती पर उपलब्ध हो पाता है, तो वो जैसे एक अनाज है। अभी अनाज में भी जो साबुत अनाज होता है, साबुत अनाज का मतलब होता है छिलका वाला, छिलका वाला। तो इसके छिलके में ये विटामिन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर कोई साबुत अनाज का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता है तो उसके कभी भी विटामिन बी की कमी नहीं आती है। तो छिलके वाला अनाज या जो साबुत अनाज होते हैं वो मुख्य रूप से विटामिन बी के स्रोत होते हैं। तो ये हम अगर बी को पढ़ेंगे तो ये साबुत जो अनाज है ये प्रत्येक विटामिन का एक स्रोत माना जाता है या होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसके जो अलग अलग विटामिन वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ लेते हैं विटामिन बी1। इसका पहला प्रकार है बी कॉम्प्लेक्स का, इसको अपन पढ़ लेते हैं विटामिन बी1। ये विटामिन बी1, इसका अगर अपन रासायनिक नाम देखें तो रासायनिक नाम है इसका थायमीन। थायमीन। और ये अगर आखिर कार्य क्या करता है, ये जो विटामिन बी1 है, ध्यान रखिएगा ये थायमीन है, फर्स्ट खोजा गया काश्मीर फंग के द्वारा खोजा गया, चावल से निकाला गया था ये, और चावल से खोजा गया विटामिन बी1 थायमीन होता है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं तो इसी के आधार पर विटामिन का नाम दे दिया गया, ये विटामिन शब्द दे दिया गया था। ये जो विटामिन बी1 है ये हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए, हमारी पेशियों के लिए, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए, क्रियाशीलता या उनकी कार्य क्षमता के लिए अति महत्वपूर्ण है। होता यह है कि इससे हमारा तंत्रिका तंत्र मजबूती से काम करता है, हमारी पेशियाँ हैं वो अच्छी तरीके से क्रियाशील रहती है या अच्छी तरह से कार्य कर सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य इसका बी1 का ये है। और इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य ये भी है कि ये हमारे जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः उसका प्रभावी उपापचय करता है। ये प्रभावी उपापचय करता है। उपापचय का मतलब है कार्बोहाइड्रेट है वो अच्छी तरीके से हमारे शरीर में काम आता है, उसका अच्छी तरह से उपयोग हो पाता है। एक सह एंजाइम है जो हम श्वसन में पढ़ेंगे, सह एंजाइम है टीपीपी, इसका पूरा नाम होता है वैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो देखो इसके अंदर थायमीन है तो इसका मतलब विटामिन बी1 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सह एंजाइम टीपीपी के रूप में इसको बनाने में भी विटामिन बी1 है वो काफ़ी मददगार होता है। और ये जो टीपीपी है ये हमारी श्वसन क्रिया में काम आने वाला एक सह एंजाइम होता है। तो हमारे बी1 के ये कार्य हो गए कि हमारी तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, पेशियाँ अच्छी तरीके से कार्य कर सकें, तो इसकी कार्य क्षमता के लिए ये बी1 महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, तो जब इसकी कमी हो जाती है तो देखिए पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। हमने पेशियों के लिए कहा तो पेशियाँ कमज़ोर हो गई, कमज़ोर हो गई तो पेशियों में दर्द होने लगता है, तो पेशियाँ दर्द होने लगता है, तंत्रिकीय कमज़ोरी हो जाती है, अच्छी तरह से संवेदनाओं का ज्ञान नहीं हो पाता है, तंत्रिकीय कमज़ोरी हो सकता है कि पैरालाइज भी हो जाए, तो पैरालाइज भी हो सकता है। वो तो और ये जब स्थितियां देखने को मिलती है
तो इन सभी ये लक्षणों के लिए एक रोग होता है इसमें, बेरी बेरी रोग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इस बेरी बेरी का अर्थ होता है वीकनेस, वीकनेस यानी चल नहीं सकता। बेरी बेरी का मतलब ही है कि चल नहीं सकता। अब चलेगा क्यों नहीं आदमी, अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने का मतलब है पेशें कमज़ोर होगी, या उसकी पेशियों में दर्द होगा, या उसकी तंत्रिकाएं कमज़ोर होगी, तो वो अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर ये B1 की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट का प्रभावी उपापचय नहीं होगा, उसका उपयोग नहीं होगा, तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, पेशियाँ अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी, तंत्रिका तंत्र अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, और व्यक्ति में वीकनेस आ जाएगी, वो चल नहीं पाएगा। तो इसमें होता क्या है बेरी बेरी में, कि बेरी बेरी में होता है कि जब B1 की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट का और जो फॉस्फेट है उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाता है। तो जिससे होगा क्या, अगर कार्बोहाइड्रेट का अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है, फॉस्फोरस का भी अच्छी तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, फॉस्फेट का, देखो टीपीपी नहीं बनेगा, टीपीपी नहीं बनेगा तो ये फास्फेट पड़ा रहेगा, तो इसका भी उपयोग नहीं हो पाएगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो फॉस्फेट है ये क्या करते हैं, ये विषैले अम्ल बनाकर रक्त में मिलने लगते हैं। अब जब ये विषैले अम्ल बन जाते हैं तो ये रक्त के साथ मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर मस्तिष्क को हानि पहुंचाते हैं, और पेशियों में जाकर जमने लग जाते हैं, और पेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण से पेशियों में दर्द होने लगता है, और तंत्रिकाएं भी कमज़ोर हो जाती है। मस्तिष्क में जम गया तो हमारी तंत्रिकाएं भी कमज़ोर हो जाती है। अब तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जहाँ पर भी उसको छुआ जाता है तो उसको स्पर्श का ज्ञान ही नहीं हो पाता है, या होता है कि जिन मांसपेशियों को छुआ तो वहाँ पर उसको दर्द होता है, या ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है तो फिर दर्द का या स्पर्श का एहसास भी उस व्यक्ति को नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति है वो हताश, कमज़ोर, थका हुआ और बिल्कुल निराश हो जाता है, और अगर वो एक जगह बैठ गया तो दोबारा से वो खड़ा ही नहीं हो जाता है, ऐसी इसकी हालत हो जाती है। तो इस तमाम प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं बेरी बेरी, अर्थात चल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ऐसा व्यक्ति होगा और वो बेरी बेरी से ग्रस्त होगा। इसका आखिर कारण क्या है, इस बेरी बेरी का होता क्यों है? तो ये देखा गया है कि जो जिन जिन क्षेत्र जो भी क्षेत्र है वहाँ पर एक तो पॉलिश किया हुआ चावल है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। पॉलिश किया का मतलब उसका छिलका क्या हो गया, हटा दिया, उसका छिलका हटा दिया, और किसी मशीन से कोई पिसा हुआ अनाज है, पिसा हुआ और छना हुआ अनाज का आटा। तो अगर ऐसा इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, पॉलिश किया हुआ चावल जो छिलका हटा हुआ है, या मशीन से पिसा हुआ या छना हुआ अनाज है, या आटा, अगर ये खाया जाता है तो वहाँ पर बेरी बेरी रोग या विटामिन B1 की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो हमें बारीक आटे को भी, जैसे आटा होता है तो उसको अधिक मात्रा में बिल्कुल बारीक चलने से नहीं छानना होता है, उसको उसमें थोड़ा सा तुस या उसकी जो भूसी है वो उसके अंदर ही रहनी चाहिए। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो हमने पहले बता दिया था, इसका मुख्य स्रोत है साबुत अनाज। साबुत अनाज का मतलब हो गया छिलका युक्त, या इसको हम कह सकते हैं भूसी वाला आटा, जिसके अंदर थोड़ा तुस वाला आटा हम कह सकते हैं। इसके अलावा दूध है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। तो ये B1 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विटामिन है जिसको हम थायमीन कहते हैं। तो बेरी बेरी रोग होता है तो याद रखिए B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिसमें व्यक्ति बहुत थका हुआ या कमज़ोर महसूस करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं B2, विटामिन B2, विटामिन B2। इस B2 का नाम है, वैसे इसको एक तो कहते हैं राइबोफ्लेविन, इसका नाम है रासायनिक राइबोफ्लेविन।
तो राइबो, ये जो शब्द है ये राइबोज से आया है, और फ्लेविन का मतलब है कि येलो कलर का कंपाउंड है, येलो कलर का यौगिक। तो ये जो राइबो B2 है ये एक पीले रंग का यौगिक होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण विटामिन होता है। क्योंकि ये दूध में भी पाया जाता है, इस कारण इसको लेक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, लेक्टोफ्लेविन, क्योंकि ये मिल्क के अंदर पाया जाता है, इस कारण इसको लेक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। इसका एक नाम और है विटामिन जी, विटामिन जी भी इसको कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, राइबोफ्लेविन भी कहते हैं इसको, लेक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, और विटामिन जी भी कहते हैं। तो ये हमारा B2 है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो ये जो कोशिकीय श्वसन होता है, जो हमारी सेल अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेकर श्वसन की क्रिया करती है, तो उसके लिए ये आवश्यक है, तो कोश के श्वसन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा एक संएंजाइम होते हैं जिसका नाम है FNMN, जिसको हम कहते हैं फ्लेविन मोनो, एम से मोनो और न्यूक्लियोटाइड। ये FMN है, और एक यौगिक है FD, जिसको हम कहते हैं फ्लेविन एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। इसका प्रमुख ये घटक है, इसको बनाने में ये काम करता है। जैसे इसमें फ्लेविन है, इसमें फ्लेविन है, तो इसका मतलब है राइबोफ्लेविन है या विटामिन B2 है, इन दोनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये जो है विटामिन B2 है, ये हमारी जो स्किन है या त्वचा है, उस त्वचा की, और जो हमारे मुख के अंदर जो श्लेष्मा होता है उसका ये रख रखाव भी करता है, अर्थात उसको सूखने नहीं देगा, ये सूखने से बचाव करता है। ये माइग्रेन रोधी भी होता है, माइग्रेन जो पेन होता है सर में, उसको रोकने का काम भी करता है। इसकी जब कमी हो जाती है तो क्या होता है? इसकी कमी से एक रोग होता है किलोसिस, किलोसिस। तो इसमें होता क्या है कि जो मुख होता है, उस मुख के किनारे फटे हुए रहते हैं, किनारे फट जाते हैं, और उनमें खुजली भी होती है और दर्द भी होने लगता है। तो किलोसिस में होता है कि मुख के जो दोनों तरफ के किनारे हैं वो फट जाते हैं, और वहाँ से खुजली और दर्द होने लगता है। कई बार उनमें ज़्यादा खुजली दर्द से ब्लड भी आने लगता है। एक रोग होता है इसके अंदर ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस के अंदर क्या होता है? ग्लोसल यानी हम जो जीभ होती है, उस जीभ पर सूजन आने लगती है, तो जीभ पर सूजन आ जाती है। तो किलोसिस और ग्लोसाइटिस ये इसकी कमी से होता है। अगर ये ज़्यादा कमी होती है तो हेडक होने लगता है, जिसको अपने माइग्रेन कह रहे हैं। तो हेडक या सिर दर्द है वो भी देखने को मिलता है। और इसकी जब कमी होती है तो वो व्यक्ति प्रकाश को ज़्यादा सहन नहीं कर पा सकता। ये देखा गया है कि उसके लिए प्रकाश है वो असहनशील हो जाता है। तो प्रकाश असहनशीलता या सेंसिटिविटी को वो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा वो प्रकाश के प्रति, तो प्रकाश असहनशीलता भी उसके लिए होगी। इसके भी जो हमने स्रोत बताए थे वो स्रोत है हरी सब्जियां या साबुत अनाज, दूध हो सकता है, दही, अंडे, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट अपन विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन B3। ये जो विटामिन B3 है, इस विटामिन B3 का नाम है, वैसे इसको बोलते हैं हम निएसिन, निएसिन भी कहते हैं इसको, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं इसको, निएसिन या निकोटीन अम्ल या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, या इसको बायोनिक भी कहते हैं, या इसको कहते हैं विटामिन PP। ध्यान रखिएगा, निएसिन भी इसी का नाम है, निकोटिन एसिड भी इसी का नाम है, बायोनिक भी इसी का नाम है, और विटामिन PP भी इसी का नाम है। ये आखिर करता काम क्या है इसका? तो जो कार्य है वो कार्य, एक तो देखो NAD और NADP, ये
ऊर्जा युक्त बहुत बड़े अणु होते हैं, स्वांगीकारी शक्ति होती है। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होते हैं, तो निकोटिनिक है इसमें, तो निकोटिनेमाइड हो गया ये। तो इसका मतलब इन दोनों के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि ये ऊर्जा वाले अणु है तो अपचायक शक्ति के रूप में भी काम करते हैं, तो ये ऊर्जा स्थानांतरण में भी सहायक है। तो इसी विटामिन का प्रमुख काम हो गया NAD और NADP का निर्माण करना। इन दोनों का निर्माण किया इसने। और ऊर्जा स्थानांतरण में भी ये सहायक, क्योंकि ये ऊर्जा वाले अणु है दोनों ही, बड़े अणु उपचायक शक्ति है जिसको अपन स्वांगीकारी शक्ति कहें, तो ये ऊर्जा स्थानांतरण में भी काम करता है। इसकी कमी से क्या होता है, तो कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है प्लेग्रा। प्लेग्रा पेलेग्रा ये प्लेग्रा रोग होता है। तो ये प्लेग्रा रोग होता है क्या कि जब B3 की कमी हो जाती है तो जो त्वचा होती है वो लाल रंग की, या जैसे त्वचा जली हुई हो वैसे प्रतीत होती है, तो त्वचा वो लाल या जली हुई दिखाई देती है। मुख में घाव हो जाते हैं उस व्यक्ति के जिसमें B3 की ज़्यादा कमी होती है, उसको दस्त या अतिसार बार बार लगते हैं। और एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं डेमेंटिया। डेमेंटिया, तो इस डेमेंटिया में क्या होता है, सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने की या याद करने की क्षमता वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, या जिसको अपन कहेंगे जड़ बुद्धि की स्थिति हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा B3 की कमी होती है तो जो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा स्थानांतरण में कमी आएगी, ऊर्जा वाले अणु नहीं बनेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो शरीर मस्तिष्क है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो डेमेंटिया की स्थिति आती है, सोचने और याद करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, और जिसको अपन जड़ बुद्धि भी कह सकते हैं। त्वचा लाल जली हुई दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति को प्लेग्रा कहते हैं। अब देखिए इसको हमने इसको एक नाम और दिया विटामिन PP, तो इसको आप इस तरह P से याद करना प्लेग्रा, और एक P को आप याद कर लो प्रिवेंटिव। तो ये हमें प्लेग्रा से प्रिवेंटिव करता है यानी सुरक्षित करता है। तो विटामिन PP का मतलब हो गया प्लेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन, जो हमें प्लेग्रा से बचाव करता है। तो ध्यान रखिएगा B3 से होने वाला रोग कौन सा है, प्लेग्रा है, कमी से होने वाला रोग। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं B5। B5 चौथा विटामिन, विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल या एसिड। पेंटोथेनिक अम्ल, एक इसको याद कर लीजिए पहले, पेंटोथेनिक अम्ल। आप पेंटो 5 से पेंटो याद कर सकते हो, 5 पेंटा, तो 5 को पेंटा कहते हैं, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका प्रमुख कार्य है एक कोएंजाइम है, एक सेंजाइम जिसका ये भाग होता है या उसका घटक होता है, उसको बनाने में ये मदद करता है। तो ये कोएंजाइम जो है वो हमारे श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, तो उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होगा, तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। तो बर्निंग का मतलब होता है जला हुआ, फिट यानी पैर, और सिंड्रोम का मतलब वो एक रोग। तो इसमें क्या होगा है कि इसमें जो पैर होते हैं, पैरों में के जो तलवे होते हैं, पैरों के तलवों में जलन और दर्द होता है, जलन व दर्द होता है। जो तलवे हैं वहाँ पर जलन और दर्द होता रहता, जलन होती रहती है और दर्द होने लगता है, तो वहाँ पर ये निश्चित है कि वहाँ पर B5 की कमी पाई जाती है, जिसको कहते हैं बर्निंग फिट। बर्निंग का मतलब जैसे जलन या जलना, और फिट का मतलब पैर, तो जो पैर जलने लगते हैं नीचे से तलवे, तो उससे बर्निंग फिट सिंड्रोम कहते हैं, और ये B5 की कमी से होता है। इस विटामिन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये जो पेंटा का मतलब है ना, ये पेंटा का मतलब होता है हर जगह। ये एक ऐसा विटामिन है जो अधिकांश भोजन में पाया जाता है, ये अधिकांश भोजन पदार्थों में पाया जाता है, और इसकी जो कमी की संभावना है,
कमी की संभावना वो सबसे कम है। यानी एक ऐसा विटामिन है जो मनुष्य में बहुत कम इसकी कमी देखी जाती है, तो इसमें कमी की संभावना सबसे कम होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें मानव में B5 की कमी है वो बहुत ही रेयर होती है या दुर्लभ होती है। ऐसी बहुत कम स्थितियां होती है कि जब B5 की कमी पाई जाती है। तो इसको याद कर लीजिए, अधिकांश भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी की संभावना बहुत कम होती है। इस कारण से इसको अपन पेंटोथेनिक कहते हैं कि पेंटो का मतलब होता है प्रत्येक जगह या हर जगह या एवरीवेयर। इस कारण से इसका नाम पेंटोथेनिक दिया गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं B6, विटामिन B6 है। नेक्स्ट है विटामिन B6। इस विटामिन B6 का नाम है पायरिडोक्सिन। इसको हम कहते हैं पायरिडोक्सिन, क्योंकि इसके अंदर एक पिरिडीन वलय पाई जाती है। इस कारण इसको पिरिडोक्सिन या पायरिडोक्सिन कह दो आप। तो पिरिडीन वलय के कारण इसको पायरिडोक्सिन कहते हैं। और पिरिडीन वलय 6 कार्बन हो, उसमें 6 इस तरह से वलय होती है, तो उस कारण आप इसको B6 से याद करिएगा, पायरिडोक्सिन या पिरिडीन वलय वाला जो विटामिन है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है जो वसा अम्ल होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, या जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड, इनके उपापचय में ये सहायक होती है। इनके उपापचय, वसा अम्ल का आगे क्या करना है या अमीनो अम्ल से आगे क्या करना है, तो इसके उपापचय में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है B6। इसकी कमी से क्या होता है, कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं डर्मेटाइटिस। तो यहाँ पर डर्मा का मतलब होता है स्किन और टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या सूजन। तो यहाँ पर क्या होता है, चमड़ी चर्म का रोग होता है। तो जहाँ पर चमड़ी में सूजन आने लगती है या चर्म का रोग हो जाता है, तो डर्मेटाइटिस, याद रखिए डर्मेटाइटिस की स्थिति है वो B6 की कमी के कारण आती है। क्योंकि हमारी त्वचा के नीचे वसे बहुत सारे फैटी एसिड जमा होते हैं या वसे पदार्थ जमा होते हैं, या प्रोटीन, जगह जगह प्रोटीन भरी है, तो वहाँ पर उसका उपापचय ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे चर्म के रोग देखने को मिलेंगे, तो वो B6 के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विटामिन B7। इसको B8 भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको B8 भी कहते हैं। इसका एक नाम और है बायोटीन विटामिन, बायोटीन, या इसका एक नाम है विटामिन H। तो B7 को B8 भी कहा जाता है, बायोटीन भी कहते हैं, या विटामिन BH भी कहा जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य है, ये कार्य क्या करता है, ये जो कार्बोक्सिलीकरण होता है, कार्बोक्सिलीकरण बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अटैचमेंट होता है, या जो डीकार्बोक्सिलीकरण होता है, डीकार्बोक्सिलीकरण, तो जो डीकार्बोक्सिलीकरण होता है या कार्बोक्सिलीकरण होता है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं में ये महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से क्या होगा, तो इसकी कमी से क्या होगा कि एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं स्पेक्टेकल नेत्र, जिसमें नेत्र है वो अजीब से लगेंगे, स्पेक्टेकल नेत्र जैसे अंदर दबे हुए इस तरह से नेत्र देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसका एक बड़ा लक्षण है कि इसमें बाल है वो झड़ने लगते हैं, तो बालों का झड़ना ये भी इसका एक प्रमुख लक्षण है, और इसके द्वारा भी डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो मुख्य इसके जो डिजीज़ है वो स्पेक्टेकल नेत्र और बालों का गिरना है, जबकि डर्मेटाइटिस मुख्य विटामिन B6 की है, ये याद रखिएगा। दो बालों का झड़ना, तो यहाँ पर आप हमने इसको विटामिन H का है, तो H से आप हेयर याद रख लेना कि बालों का गिरने के कारण इसको विटामिन H कहा जाता है। तो ये हमारी हेयर और स्किन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इस कारण इसको हम कहते हैं विटामिन H या बायोटीन या B8 भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विटामिन, जिसको हम कह रहे हैं B9, विटामिन
B9। तो ये B9 क्या काम करता है? तो इसके जो रासायनिक नाम है उसको एक तो हम कहते हैं फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड, बहुत इसका प्रसिद्ध नाम है ये। या इसको हम फोलेट भी कहते हैं या फोलासिन भी कहते हैं। ये सब इसी के नाम है, फोलिक एसिड कह दो या फोलेट कह दो या फोलासिन कह दो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। ये क्या काम करता है आखिर? तो ये जो हमारे आरबीसी है उनके निर्माण में सहायक है, उसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये विटामिन B9 या फोलिक अम्ल। तो हम जब रक्त की कमी हो जाती है तो फोलिक एसिड की टेबलेट्स आती है तो डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है। इसकी जो कमी हो जाती है तो कमी होने पर क्या होता है, एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इस मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी में जो महत्वपूर्ण वर्णक होता है HB हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अब जब कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन का ये जो परिवहन है ये अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, तो शरीर में इससे कई तरह की व्याधियाँ या रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें HB की कमी रहती है। और HB की कमी होने का मतलब है रक्त की कमी उसको देखने को मिलती है। क्योंकि इसका एक ध्यान रखिएगा, इसका जो स्रोत है वो स्रोत हमने कहा कि अनाज, साबुत अनाज है, दूध है, पनीर है, अंडे, ये सब इसके स्रोत है। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट स्रोत है। और साबुत अनाज तो है ही, बाकी इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां। देखो हम एक वर्ड होता है फोलियम, फोलियम का मतलब होता है लीफ, लीफ से लेते हैं। तो लीफ यानी पत्तेदार सब्जियों के अंदर फोलेट या फोलासिन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि ग्रीन या हरी पत्तेदार सब्जियां जिसको फोलियम कहते हैं, तो उस सबसे फोलेट, फोलासिन, फोलिक एसिड, आप इसको याद कर लेना। तो ये इसके मुख्यतः इसका स्रोत है। बाकी साबुत अनाज इसका मुख्य रूप से और हरी पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत होते ही होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विटामिन B9 हो गया। अब अपन पढ़ लेते हैं विटामिन B12 है, विटामिन B12 जिसको अपन कह रहे हैं। ये जो विटामिन B12 है ये आखिर इस क्या काम करता है, इसका क्या नाम है? तो इसका जो रासायनिक नाम है, अपन इसका केमिकल नाम देखें, केमिकल नेम। तो इसको एक तो इसको कोबालामिन, इसको कोबालामिन भी कहते हैं या इसको साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम कोबालामिन या साइनो कोबालामिन हो गया। कोबालामिन तो देखो कोबालामिन तो हो गया कोबाल्ट से संबंधित, और साइनो का मतलब हो गया, यहाँ पर हम ले सकते हैं साइनाइड से, साइनाइड। तो ये जो B12 है ये क्या है, इसमें जो साइनाइड और जो कोबाल्ट है ये आपस में एक समूह बनाते हैं। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, साइनो कोबालामिन, या इसको कोबालामिन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट बहुत ज़रूरी होता है इसके निर्माण के लिए। और साइनो कोबालामिन कहते हैं क्योंकि साइनाइड और कोबाल्ट है वो दोनों मिक्स होकर एक ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो जिससे विटामिन B12 का निर्माण होता है। इसका आखिर कार्य क्या है? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आरबीसी तो बन गई लेकिन उसका जो मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन, उस परिपक्वन में ये सहायक है। तो आरबीसी के परिपक्वन में ये सहायक होता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो होता क्या है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो रोग होता है एक परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। एनीमिया का मतलब हो गया रक्त की कमी। तो इसमें होता क्या है कि जो आरबीसी होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। आरबीसी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगी, अगर ये नहीं बनती है तो होता क्या है इसका, कि अगर नहीं बनेगी तो इस स्थिति के अंदर शरीर में आरबीसी की कमी होने लग जाएगी।
अब शरीर में अगर आरबीसी की, मान लीजिए शरीर में आरबीसी की कमी हो रही है तो शरीर है वो पीला पड़ जाता है, पीला दिखाई देने लगता है। इसी रोग को पांडु रोग भी कहते हैं, पांडु रोग। तो पांडु रोग भी याद रखिएगा, पांडु रोग भी विटामिन बी 12 की कमी से होता है। आरबीसी नहीं बनेगी तो शरीर में आरबीसी कमी रहेगी, आरबीसी कमी रहेगी तो शरीर है वो पीला पीला सा दिखाई देगा। इस स्थिति को पांडु रोग भी कहा जाता है। पांडु रोग का मतलब है येलो कलर दिखाई देना। इसको बोलते हैं परनीसिस एनीमिया। हमने ऊपर पढ़ा था मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है वो B9 की कमी से हो रहा था। तो वहाँ पर तो केवल आरबीसी तो बन रही थी लेकिन उसमें एचपी की मात्रा कम थी। यहाँ पर क्या है, आरबीसी का परिपक्व नहीं हो रहा है, तो अगर आरबीसी परिपक्व नहीं हो रही तो फिर आरबीसी में एचपी नहीं बनेगा, आरबीसी काम नहीं करेगी, तो आरबीसी की कमी पाई जाएगी। तो पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं बनेगी तो शरीर में पांडु रोग की स्थिति आएगी। इसके जो इसका मुख्य स्रोत है वो स्रोत थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक तो ये हमारी जो आंत होती है, उस आंत में जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणुओं द्वारा भी ये उत्पादित होता है, ये याद रखिएगा। हमारी आंतों में ऐसा कौन सा विटामिन जो हमारे आंतों में बन सकता है, तो वो विटामिन B12 है। इसके अलावा ये दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, और जो अनाज हरी सब्जियाँ हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये हमारा B12 है जिसको हम कोबालामिन या साइनो कोबालामिन कहा जाता है। यह आरबीसी के परिपक्वन में मदद करता है। और लास्ट जो विटामिन बच गया वो है विटामिन सी। विटामिन सी ये अंतिम विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम जो है वो हम इसको कहते हैं एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक एसिड, या इसको एस्कोर्बेट भी लिख सकते हैं अपन, एस्कोर्बेट। इसको एस्कोर्बिक अम्ल कह दो या एस्कोर्बेट कह दो, ये विटामिन सी है। आखिर ये काम क्या करता है, तो इसका प्रमुख जो कार्य है वो पढ़ते हैं। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे इसका कार्य, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ, उसको बहुत मजबूत बनाने का काम करता है ये। तो ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है कौन, विटामिन सी। इसके अंदर एंटी हिस्टामिन का भी गुण होता है, जिससे एलर्जी नहीं हो पाती है और हमें आसानी से सर्दी जुकाम नहीं हो पाता। तो एंटी हिस्टामिन का गुण पाया जाता है जिससे आसानी से सर्दी जुकाम की दवा की तरह ये कार्य करता है, दवा की तरह कार्य करता है। एंटीहिस्टामिन का गुण होने के कारण ये सर्दी जुकाम की दवा की तरह काम करता है। तो अच्छी तरह आसानी से इसमें हमें सर्दी जुकाम नहीं हो पाता है अगर हम विटामिन सी, तो अभी जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था तो उसमें डॉक्टर वगैरह ये कह रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का पानी पीना चाहिए। तो नींबू में होता है विटामिन सी, और विटामिन सी होगा तो ये एक दवा की तरह काम करेगा, एंटीहिस्टामिन गुण रखेगा, तो हमारी ब्लड वेसल्स मजबूत रहेगी और सर्दी जुकाम भी आसानी से नहीं हो पाती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट हम जो संयोजक में जो कोलेजन तंतु होते हैं, उन कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक है, निर्माण में सहायक है, तो उनका अच्छी तरह से उनका निर्माण हो पाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एक सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। यानी ऑक्सीजन के जो नुकसानदायक प्रभाव है उससे हमारे शरीर को ये बचाता है, अर्थात एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जिससे व्यर्थ में हमारे शरीर को ऑक्सीजन से नुकसान नहीं हो पाता है। ये जो शरीर में जो लोहा होता है उसका अवशोषण करने में मदद करता है, और जो आयरन है लोहा, उससे हम जानते हैं कि ये हमारे रुधिर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे एचपी का घटक है, तो इससे हमारा एचपी अच्छी तरीके से निर्मित होगा, तो आयरन के अवशोषण को ये बढ़ाता है। और जो हमारी अस्थियाँ हैं, उन अस्थियों के अंदर एक पदार्थ मैट्रिक्स भरा होता है, उस मैट्रिक्स के निर्माण में भी ये सहायक है, निर्माण में सहायक होता है, मैट्रिक्स के निर्माण में सहायक है। तो ये इसके प्रमुख कार्य हो गए विटामिन सी के कार्य। अगर अब इसकी कमी होती है तो होता क्या है,
तो अगर इसकी कमी होती है तो एक सर्व प्रमुख रोग होता है स्कर्वी रोग। ये जो स्कर्वी रोग है ये देखने को मिलता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। तो जो स्कर्वी रोग है इसमें होता क्या है, इसका एक तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि मसूड़ों से रक्त आने लगता है, रक्तस्राव। अब मसूड़ों से रक्त क्यों है कि मसूड़ों में ब्लड वेसल्स होती है, हम कह रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है। अगर इसकी कमी होगी तो ब्लड वेसल्स मजबूत नहीं रहेगी। अब जरा सी भी अगर उसमें घर्षण होगा तो वहाँ से रक्त है वो बाहर आने लग जाएगा। तो इस रोग में मसूड़ों से रक्त आने लगता है। इसके अलावा जो हाथ है या जो पैर है, पैरों में छाले होने लगते हैं। व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होती है। तो ये स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण है। तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस स्कर्वी रोग के दूसरे नाम भी है। इस स्कर्वी रोग को एक नाम है चिडल, इसको चिडल डिजीज भी कहते हैं। और इसको एक नाम है बार्लो डिजीज। तो इसको चिडल डिजीज या बार्लो डिजीज भी कहा जाता है स्कर्वी रोग को। तो ये स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से कारण होता है। इसकी कुछ कमी और होती है कि अगर इसका विटामिन सी कमी तो शरीर का जो वजन है वो घटने लगता है, यानी वजन में कमी होने लगती है। पथरी का निर्माण भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी है, अम्ल है, तो ये शरीर में पथरी का निर्माण नहीं होने देगा। अगर विटामिन सी हम अच्छी तरह से नींबू वगैरह, संतरा वगैरह, आंवला वगैरह अच्छी तरह से खाते हैं तो शरीर के किसी भी तरह की पथरी जैसे पदार्थों का जमाव नहीं हो पाता है, वो शरीर से हटते रहते हैं। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो निश्चित है कि पथरी का निर्माण की संभावना बढ़ जाती है। तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है और ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोधक क्षमता में कमी आ जाती है। तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी तरह से बनाए रखना है तो कम से कम हमें एक बार दिन में नींबू वगैरह या संतरा जैसे किसी का भी हमें जूस या उसको खाना चाहिए। तो इसके जो प्रमुख स्रोत है वो याद रखिएगा। तो इसके जो नींबू है, इसके अलावा जो संतरा है, आंवला बहुत ही अच्छा स्रोत है इसका। आम में विटामिन ए के साथ विटामिन सी भी बहुत अच्छा पाया जाता है। टमाटर खट्टा होता है तो, और मिर्च, ये जो मिर्च है इसमें भी विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये नींबू खट्टे जो फल है जिनको अपन कहते हैं सिट्रस फल है, तो ये जो सिट्रस प्रजाति के जो फ्रूट होते हैं उन फ्रूट के अंदर मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है, या खट्टे जो पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। नींबू, संतरा, आंवला, आम, टमाटर, मिर्च और इनको सिट्रस फल कहते हैं। तो सिट्रस फल के जो जाति के पदार्थ हैं उनमें सब में विटामिन सी है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि एक अगर आप देखते हो तो एक प्रश्न आता है कि अगर भोजन को हम अधिक पकाएं या भोजन को जब पकाते हैं तो सबसे पहला कौन सा विटामिन नष्ट होता है। तो एक चीज़ बता दूँ, जो विटामिन सी है वो ताप के प्रति बहुत कम संवेदनशील होता है। इसलिए अगर भोजन को अपन ज़्यादा पकाते हैं या भोजन को बहुत ज़्यादा उबालते हैं तो सबसे पहले विटामिन सी ही नष्ट होता है। इसलिए हम जो खट्टे पदार्थ होते हैं, आप जो जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं तो जो टमाटर होता है उसको हम फर्स्ट में न डालकर लास्ट में उसको हम डालते हैं। तो कारण क्या है कि उसका अधिक अगर वो पकेगा तो वहाँ पर वो ज़्यादा उसके जो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। कई बार होता है कि हम दाल में नींबू डाल के कई लोग खाते हैं तो वहाँ पर नींबू के अंदर क्या होता है, अगर गर्म स्थिति में डाला जाता है तो उस स्थिति में विटामिन सी नष्ट हो जाता है, कोई काम का नहीं है। तो हमें इनको ज़्यादा उबालने या गर्म करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी है वो बहुत जल्दी नष्ट हो सकता है। अगर नींबू की चाय भी अपन बनाते हैं तो नींबू की चाय को हम छानने के पश्चात ही नींबू
अपन को डालना चाहिए ताकि उसके कुछ मात्रा में विटामिन सी है वो के गुण बने रह सकें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन की खोज के बारे में। तो आपके लिए एक अभ्यास है कि आपको विटामिन ए, बी, सी, डी ये जो विटामिन है इनकी खोज किसने की, आखिर इनकी खोज किसने की, तो आप इस पर सर्च करिएगा और इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम इनकी चर्चा करेंगे, इनकी खोज किसने की, ट्रिक बना के इसको याद करेंगे। और जो विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 10-20 जो भी प्रश्न होंगे कंपटीशन एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन भी अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इस तरह से हम कुछ इसके महत्वपूर्ण विटामिन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट विटामिन पढ़ चुके हैं, हम वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ चुके हैं, ए, डी, के। इसके अलावा हम फैट सोल्यूबल विटामिन ये पढ़ चुके हैं। और आज हमने इसमें पढ़ा है जो जल में घुलनशील विटामिन है। तो आज हमने स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न देखे तो उनके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ कि ये हमने प्रश्न देखे थे। गोल्डन राइस क्या है, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि गोल्डन राइस एक पराजीनी फसल या चावल है की फसल है। इस चावल को जब खाएंगे तो इससे विटामिन ए मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसी जीन डाल दी गई है जो इस बीटा कैरोटीन वर्णक होता है, उस कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण कर देगी वो जीन। तो इससे इस चावल में एक